एक तरफ रूस ने दे दी है तुर्की को बड़ी वाली धमकी, जंग के लिए तैयार रहना, अगर ऐसी हरकत की तो। आखिर बड़े जमीन पर क्या कब्जा करने के लिए बढ़ रहा था तुर्की, इसलिए रूस ने ये धमकी दी है, या फिर यहाँ पर सचमुच युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने आखिरकार भारत को उत्तर दिया जाकिर नाइक के बारे में। भारत का महत्व दुनिया को समझ में आ गया है। जानेंगे कतर ने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि अर्दोगन की गर्मी निकल कर अब बाहर आ रही है। अर्दोगन अपने देश में इस वक्त नापसंद किए जाने वाले नेताओं में आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भारी तरीके से गिर रही है। इस बीच एक इस्तांबुल में विस्फोट हो जाता है। हालांकि इस्तांबुल में जो ये विस्फोट होता है, इस विस्फोट में 6 लोग कथित तौर पर मारे जाते हैं। अब इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है तो आपको बता दें, दरअसल तुर्की कुछ और करना चाहता था और इसके लिए उसने एक बहाना बनाया। मतलब ये भी कहा जाने लगा कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को तुर्की ने खुद ही कराया है ताकि सीरिया पर ये हमला कर सके। और देखने को भी मिला अचानक से इसके बाद इन्होंने सीरिया के कुर्द इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। चलो समझ में आया, एयर स्ट्राइक कर दिया, हवाई हमले कर दिए और फाइटर जेट वापस आ गए। लेकिन अब अचानक से तुर्की ने ये कह दिया कि हम जमीनी सेना लेकर जाएंगे, हम टैंक वैंक सब लेके जाएंगे और हम कुर्द के जो विद्रोही हैं उनको तबाह करके छोड़ेंगे। अब इसका सीधा मतलब ये हो गया कि टैंक और जमीनी सीमा बढ़ाने का मतलब हो गया कि सीरिया पर नया हमला। वैसे आपको बता दे, पिछले कई दिनों से सीरिया पर हमले कर रहा है, लेकिन अब यह हमला तुर्की को भारी पड़ रहा है। अब भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सीरिया रूस का दोस्त है। तुर्की लगातार जो हमले कर रहा है, अब ये रूस को पसंद नहीं आ रहा है। रूस ने सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी दे दी है कि वो सीरिया पर हमले करना बंद कर दे। तुमने पहले ही एयर स्ट्राइक किया है और इस एयर स्ट्राइक में 31 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सीरिया ने भी इसका जवाब दिया था। तुर्की की सीमा पर रॉकेट दाग दिया गया था जिससे सिर्फ 3 लोग घायल हुए थे। अब अभी फिलहाल में रूस और तुर्की के बीच बड़े अच्छे संबंध बन रहे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच से अब कड़वाहट जन्म लेना शुरू कर रही है। तुर्की है तो नाटो का सदस्य, लेकिन रूस के अधिक करीब है। रूस और तुर्की के बीच पुतिन युग में संबंध और भी गहरे होते चले गए। लेकिन सीरिया एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तुर्की यहाँ पर जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है उसको एक आतंकी संगठन मानता है और उसका मानना है कि सीरिया में लड़ रहे YPG इसी की शाखा है जिसे वो समाप्त कर देना चाहता है। PKK को अमेरिका भी एक आतंकी संगठन मानता है, लेकिन YPG कुर्द मिलिशिया के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से अमेरिका का गठबंधन है, क्योंकि इस संगठन की मदद से अमेरिका ISIS पर लगाम लगाने में कामयाब हुआ था। इसे लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच में दरार पहले ही पैदा हो चुकी है। अब तुर्की ये चाहता है कि इस मामले में हम अमेरिका को घुसने ही नहीं देंगे और इसका फैसला हम अपने हिसाब से करेंगे, और अपने हिसाब से करने के लिए वो टैंक लेकर बढ़ना चाहता है सीरिया के तरफ। कहा तो ये जा रहा है कि इसके ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है तुर्की और अपने देश में लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटाना चाह रहा है, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया है। खैर, रूस यहाँ सामने आ गया है और इसके बाद देखना होगा कि तुर्की रूस की बात मानता है या नहीं मानता है। इसके पीछे कारण है, इस वक्त रूस से तुर्की को बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो इसने रूस से S-400 खरीदा है, दूसरा ये रूस के गेहूं का एक हब बनना चाहता है ताकि इसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। तुर्की बड़ी मात्रा में रूस से गेहूं खरीदे, दुनिया भर को गेहूं बेचे, और ऐसा ही वो तेल के लिए भी करना चाहता है कि एक सेंटर बन जाए और फिर तुर्की दुनिया के कई देशों को तेल बेचे, रूसी तेल, जिससे तुर्की को भी फायदा हो। ऐसे में तुर्की एक नया खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा, पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ भी हो सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि पूरब की जगह पश्चिम से सूरज कैसे उगाया और भारत ने आखिर ये सब कुछ कैसे कर दिया। आपको याद होगा कतर, जब भारत में एक नेता ने बयान दिया था, नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, और उस बयान के ऊपर बवाल मचाने वाले देशों में कतर भी शामिल था। कतर के यहाँ कहा गया कि जाकिर नाइक पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप में और इसने इस पूरे आयोजन का इस्तेमाल किया अपना प्रचार करने के लिए। जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा है और ये भगोड़ा भागकर मलेशिया पहुंचा। मलेशिया ने इसे शरण दी है और मलेशिया से ये फिर कथित तौर पर पहुंचा कतर, और कतर में इसने कई आयोजन किए। ये भी कहा जाने लगा कई जाकिर नाइक के बोल भारत के खिलाफ रहे हैं, भारत के धर्म के खिलाफ रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रति उसने कई बार ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जो बेहद गलत है। उसके संगठन को बैन करते हुए भारत उसे पकड़ना चाह रहा है, लेकिन अभी वो भागा हुआ है। ऐसे में अगर खबर ये आती है कि कतर में जाकिर नाइक पहुंचा है तो भारत का गुस्सा आना बिल्कुल जरूरी था। भारत के एक्सटर्नल
एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि हम इस मुद्दे को कतर से उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त कतर के इस फीफा वर्ल्ड कप का विरोध पश्चिमी दुनिया से लेकर यूरोपीय दुनिया तक सब कर रहे हैं कि यहाँ मानव अधिकार का बहुत उल्लंघन है, यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन इस वक्त भी भारत ने कतर का साथ दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर पहुंचे, यहाँ इन्होंने कतर के नेताओं से मुलाकात की, कई अधिकारियों से मुलाकात की, कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। मतलब कहीं न कहीं हमने कतर को ये दिखाया कि चलो आप जो ये आयोजन कर रहे हो, हम इसके लिए आपके साथ खड़े हैं। फिर कतर ऐसा कैसे कर सकता है? अब जैसे ही ये खबर कतर तक पहुंची, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये क्वेश्चन किया होगा, वैसे ही कतर ने कहा कि नहीं, हमने आधिकारिक तौर पर नहीं बुलाया है, भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जाकिर नाइक अगर पहुंचा भी होगा फीफा वर्ल्ड कप में तो वो अपने खर्चे पर पहुंचा होगा, अपने हिसाब से पहुंचा होगा, आधिकारिक तौर पर कतर ने उसे नहीं बुलाया है। अब कतर ने अचानक से ये पलटी क्यों मारी? कतर कह सकता था कि हाँ हमने बुलाया है, तो इसके पीछे कारण है। यूएई सबसे बड़ा कारण है और खाड़ी के देश सबसे बड़े कारण है। हाल ही में यूएई और भारत के बीच व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है बहुत जल्दी ये व्यापार $100 बिलियन का हो जाएगा। अब ये चीजें खाड़ी के बाकी देश भी देख रहे हैं और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भारत अब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, एक बड़े मार्केट के रूप में उभर रहा है। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते खराब करना भविष्य के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। यही वजह है कि कतर ने अब इस बात को लेकर सीधे सीधे कह दिया कि भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि भारत को तकलीफ हो। पर अभी भी हमारे 8 से 9 नौसेना के लोग कतर के कब्जे में हैं और हमें अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और कम से कम कतर से उनकी रिहाई को लेकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।